हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 7th NCERT जियोग्राफी डिस्कस कर रहे थे। हमने 3 चैप्टर्स अभी तक कर लिए हैं। आज हम 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम NCERTs की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे CTET हो या KVS हो, स्पेशली PRT की अगर हम बात करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, अगर हम उसकी बात करें, सिलेबस उस वक्त चेंज हुआ था और अभी जो पैटर्न है वो चेंज सिलेबस के साथ आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो NCERT से डायरेक्ट उठा के पूछ लिए थे। तो NCERTs को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो एयर है। इससे पहले हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। तो एयर को हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, पर अभी हम जो है वो एयर के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन कैसे है, किन किन गैसेस से बना हुआ है, या स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का। फिर उसके बाद टेम्परेचर के बारे में, वेदर और क्लाइमेट, एयर प्रेशर क्या होता है, विंड क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हमें पता है, अगर हम अपने अर्थ प्लैनेट की बात करें, इट इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके सर्वाइवर के लिए, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कराती है एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, वो हमें एटमॉस्फेयर ही उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, दिन के टाइम पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि हम बोल सकते हैं वी विल बी बेक्ड अलाइव, और शाम के टाइम, रात को इतना कम टेम्परेचर होगा दैट वन वुड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ है, तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है, ये दोनों गैसेस, एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेज। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे कंपोजिशन दी हुई है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज है नाइट्रोजन की, इट इज़ 78%। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इट इज़ 21%। और बाकी गैसेस की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है 0.93%, और ऑल अदर मतलब बाकी जो गैसेस हैं, जैसे हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजन की हम बात कर रहे थे, 78% है नाइट्रोजन। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये गैस है हमारी एटमॉस्फेयर में। जब हम इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो कुछ पार्ट जो है नाइट्रोजन का वो भी हमारे लंग्स के अंदर जाता है और बाद में हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। पर जो प्लांट्स हैं, अगर उनकी बात करें, उनको बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन उनके सर्वाइवर के लिए। पर वो जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है वो एयर से उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो कैसे प्लांट्स तक, अगर हम बात करें कि प्लांट्स तक जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से पहुंचती है, तो एक बैक्टीरिया होता है, वो स्पेशली कौन से प्लांट्स के रूट्स में रहता है, जो लिंग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फलियों वाले पौधे, उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। तो वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको चेंज करता है इन द फॉर्म कि प्लांट्स उसको जो है इजीली अब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन किस तरह से प्लांट्स तक जो है वो पहुंचती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। किस तरह से, जब हमारे पास अर्थ जो है, जब सोलर एनर्जी आती है सन से, जो हीट आती है, तो अर्थ जब उसको रेडिएट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसको ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से ही टेम्परेचर अप होता है, या हम बोल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो लिवेबल कंडीशंस हैं वो बनती हैं। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो अर्थ जो है वो इतनी ठंडी होगी रहने के लिए कि शायद हम जो है वो लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते। पर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कि इसका अमाउंट इतना हमारे एटमॉस्फेयर में इतना अमाउंट है कि जितनी हमें हीट चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए अर्थ में सर्वाइवर के लिए, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है। पर अगर इसका जो क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में बढ़ती है,
बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, जैसे कि और हो रहा है इंक्रीज़, जैसे फैक्ट्री स्मोक हो गया या जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके जो पॉल्यूशन निकलता है उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो रेडिएट जो अर्थ करती है वो ज़्यादा ट्रैप हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो भी हमारे कोल्डेस्ट पार्ट्स हैं, जो अगर हम बात करें जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे तो उनकी वजह से जो सी लेवल है वो राइज़ करेगा और इससे फ्लड्स आ सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में, और भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं। हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होगा, ह्यूमन तो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि ह्यूमन जो है उसमें हम एक तरह से बोल सकते हैं ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को है अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेता है, पर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो एनिमल्स और प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट जो है कर सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, हमने नाइट्रोजन पढ़ लिया कि नाइट्रोजन जो है किस तरह से प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बैक्टीरिया जो है राइजोबियम वो किस तरह से जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है ताकि जो प्लांट्स हैं उसको इजीली यूज़ कर सकें। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है 21%। अब जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से ब्रीथ करने के लिए, ठीक है, और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब जब वो अपना फूड बनाते हैं, जब वो अपना खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमें पता है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन जो है ब्रीथ करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरह से बैलेंस बना हुआ है, हम बोल सकते हैं कि जितना अमाउंट जो है ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज करते हैं उतना ही अमाउंट जो है प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। पर अगर ये बैलेंस खराब होगा, किस तरह से खराब होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी, हमने अभी डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से बढ़ रही है, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, या हमारे पास हम बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो गया, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, या जो व्हीकल्स जो पॉल्यूट करते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। तो ये बैलेंस भी ख़राब होगा, क्योंकि प्लांट्स तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे जितनी उनको चाहिए। तो अगर प्लांट्स कटते जाएंगे, पेड़ कटते जाएंगे, तो प्लांट्स भी कम होते जाएंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ कर रहे हैं वो भी कम होती जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता ही जाएगा। तो एक इनबैलेंस जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि एयर जब हीट होती है, जब एयर गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है। जब एक्सपैंड करती है तो वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब जब हवा जो है वो जब गर्म होगी, एक्सपैंड करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो आसपास की ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए एकदम से आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डेंसर होती है, वो हैवी होती है। जो कोल्ड एयर होती है वो ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी होती है, वो हैवी भी होती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, वो सिंक डाउन करती है, वो नीचे की तरफ आती है, और जो गर्म हवा है जो हल्की हो रही है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो जो ठंडी हवा है आसपास की एरिया से वो उस गैप को फिल करने के लिए आ जाएगी। उसको कहते हैं सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से रेन्स भी होती हैं, जिनको हम साइक्लोनिक रेन्स बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में कि किस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बैलेंस्ड तरीके से अगर हम कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। 5 लेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं, अगर हम अर्थ के सरफेस से बात करें, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है मीजोस्फियर, नंबर 4 पे थर्मोस्फियर एंड नंबर 5 पे एक्सोस्फियर। अगर हम बारी बारी से इनको डिस्कस करें, सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, ये इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है। और जो भी वेदर फिनोमिनन होते हैं, जैसे बारिश होती है या फॉग हम बोल सकते हैं, हेल स्टॉर्म होते हैं, ओले गिरते हैं, जो भी प्रेसिपिटेशन एक तरह से हम बोल सकते हैं, वो सारी इसी लेयर में होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, अप टू 13 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से लेके जो है वो 13 किलोमीटर तक ये वाली लेयर
है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर, ठीक है, तो 13 किलोमीटर तक जो है ये एक्सटेंड करती है। दूसरी हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की अगर हम बात करें, इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। ये बिल्कुल ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी लेयर आती है वो स्ट्रेटोस्फियर है। ये अगर हम बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन। यहाँ पे ना ही तो कोई वेदर, ज़्यादा ऐसे कोई वेदर फिनोमिनन होते हैं जैसे रेनफॉल, फॉल या फॉग या हेल स्टॉर्म्स, और ज़्यादातर क्लाउड्स भी नहीं होते। तो इट इज़, हम बोल सकते हैं, इट इज़ वेरी आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ईजिली जो है वो एरोप्लेन यहाँ पे उड़ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर स्काई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फीयर का कि यहाँ पे ओजोन लेयर है। ओजोन गैस है जिसके हमें पता है कि जो सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं, ओजोन लेयर हमें उससे बचाती है, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है? दूसरी लेयर में, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरी हमारे पास आती है अगर हम बात करें मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है वो तीसरी लेयर है। इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर, ठीक है। और जो मटीरियल्स होते हैं, मटीरियल्स अगर हम बात करें स्पेस की, अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, अगर हम बात करें सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो मटीरियल्स कई बार अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो एयर फ्रिक्शन की वजह से बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो वो कौन सी लेयर में होते हैं? वो मीजोस्फीयर में होते हैं। मीजोस्फीयर में क्या होता है? वो एयर फ्रिक्शन के कारण जो मटीरियल्स हैं वो बर्न अप हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको जो है हम बोल सकते हैं कि मटीरियल्स जब वन अप होते हैं, कई बार कंप्लीटली वन अप हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल कंप्लीटली वन अप नहीं होते, वो अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं और हॉलो जो है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, फोर्थ लेयर कौन सी है? दैट इज़ थर्मोस्फीयर, ठीक है। अगर हम थर्मोस्फीयर की बात करें, ये फोर्थ लेयर है, ठीक है। थर्मोस्फीयर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक तरह से बोल सकते हैं राइज कर जाता है रैपिडली, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करते हैं। आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक जो है इसकी हाइट जाती है, एक्सटेंड करता है यहाँ तक। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन इसी लेयर में होती है कि जो भी रेडियो वेव्स होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से, वो यहीं से रिफ्लेक्ट होके जो है वापस अर्थ के सरफेस पे जाती हैं, ठीक है। और लास्ट लेयर हमारे पास है एक्सोस्फीयर। अगर हम बात करें एक्सोस्फीयर, इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। अगर हम बोलें, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। और ये जो है लेयर जो है, यहाँ पे जो एयर होती है बहुत पतली होती है, उसकी डेंसिटी जो है बहुत कम होती है। तो जो भी लाइट गैसेस होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, दे फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम दिस लेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। आगे हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। अगर हम वेदर की बात करें, हम कई बार देखते हैं कि एक दिन में ही जो है मौसम की कंडीशन जो है कितनी बदलती है। कई बार एकदम से धूप है तो एकदम से ही बादल आ जाते हैं, एकदम से बारिश होने लगती है, या एकदम से हवा चलने लगती है, या बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। तो ये जो आर टू आर चेंज होता है मौसम में, या डे टू डे जो चेंज होता है, उसको हम कहते हैं वेदर। तो वेदर हम बोल सकते हैं इट इज़ आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर, ठीक है। इसको हम वेदर कहते हैं। और अगर हम किसी जगह की बात करें, वहाँ की जो वेदर कंडीशन है बहुत लंबे टाइम के लिए, 10, 15, 20 या 25 साल के लिए, कि वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। कि एक जगह अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें, ये इक्वेटोरियल कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से निकलती है, यहाँ पे गर्मी होती है। तो अगर कोई बात करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो एवरेज बोलेंगे कि वहाँ पे गर्मी होती है। और उसी तरह हम कनाडा की बात करें कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहती है। तो क्लाइमेट जो होता है वो एक जगह की जो वेदर की बात करें बहुत लंबे टाइम के लिए, 10 से 15 या 20 साल तक जो वहाँ का वेदर कंडीशंस रहती हैं, उसको कहते हैं क्लाइमेट। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कि जो एयर है उसकी जो हॉटनेस डिग्री और कोल्डनेस डिग्री की कितनी गर्म और कितनी ठंडी, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो चेंज होता है, दिन में अलग होता है, रात को अलग होता है, क्योंकि हमारे पास जो सोलर एनर्जी है वो दिन के टाइम ज़्यादा होती है, रात को सोलर एनर्जी नहीं होती। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, दिन के टाइम ज़्यादा होगा, रात के टाइम कम होगा। तो सिर्फ ये दिन और रात कोई चेंज नहीं होता, ये सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है, क्योंकि हमें पता है कि समर ज़्यादा गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो समर्स में टाइम में क्या होता है, जब अर्थ हमारे पास ये सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है, तो जब
अर्थ जो है जब जो नॉर्थ पोल है जो टिल्ट होता है सन की तरफ, तो क्या होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होती है, समर्स होती हैं, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सन की जो है डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। उसी तरह से जब अर्थ यहाँ पहुँचती है तो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है वो टिल्ट होगा सन की तरफ, क्योंकि हमें पता है अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, थोड़ा सा बेंट होके, थोड़ा सा टिल्ट होके वो रोटेट करती है। तो जब यहाँ पे अर्थ पहुँचती है तो क्या होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहाँ पे ठंड होती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं टेम्परेचर जो है वो सिर्फ दिन और रात में चेंज नहीं होता, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। अब अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन है कि जो सन से एनर्जी आ रही है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, वो कितनी जो है अर्थ उसको जो है इंटरसेप्ट करती है या कितनी कैप्चर करती है। तो अर्थ कितनी एनर्जी जो है कैप्चर करती है, सोलर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। अभी इंसोलेशन जो है ये इसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज करता है कहाँ से कहाँ, ये हमारे पास इक्वेटर है, जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे जो है इंसोलेशन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, और जब हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो इंसोलेशन आ रही है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो सन की रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, इस रीजन पे स्लैंटिंग होती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वो गर्म होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट करता है, कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट्स की बात करें, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है टेम्परेचर मेजर करने के, उस वो है डिग्री सेल्सियस। अब ये किसके नाम पे रखे गए थे, इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल अगर हम बात करें, 0 डिग्री पे पानी क्या होता है, फ्रीज करता है, और 100 डिग्री पे क्या करता है, बॉयल करता है। तो ये थोड़ा सा हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। आगे हम एयर प्रेशर की अगर हम बात करें, एयर प्रेशर हमें पता है कि जो हमारे एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो हमारी बॉडीज़ को प्रेस कर रही है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो एयर प्रेशर होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कि जो एयर है एटमॉस्फेयर में, उसका जो वेट है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर या ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको कहते हैं एयर प्रेशर। अब जैसे जैसे हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे लेयर्स में, क्या होगा, प्रेशर जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जो एयर प्रेशर है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जो हमारे पास सी लेवल है वहाँ पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी जो एलिवेशन लेते हैं वो सी लेवल से लेते हैं, जीरो जो है वो सी लेवल पे लेते हैं। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर सी लेवल पे होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करते जाएंगे क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर हम इस फैक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, क्या होगा, वहाँ पे एयर जो है वो जल्दी गर्म होगी, और हमें पता है कि जब एयर गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, लाइट हो जाती है और ऊपर उठती है। जब ऊपर उठेगी तो क्या आसपास वहाँ पे वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगी। ठीक है, क्योंकि वो जब वो गर्म होगी, एक्सपैंड करेगी, लाइट होगी, तो वो क्या होगा, कम डेंस हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब लो प्रेशर एरिया मतलब लो प्रेशर, जब अब जितनी ज़्यादा एयर जो है वो गर्म हो रही है, ऊपर जाके वो कंडेंस हो रही है, तो वो क्लाउड्स बना रही है। इसका मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे जो है, जो स्काई है वो ज़्यादा क्लाउडी रहते हैं और वेदर जो है वो वेट रहता है, क्योंकि जब जितने ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे उतनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगी। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से ही जो एयर है वो हीटेड होगी, लाइट होगी और राइज करेगी। पर अगर हम बात करें जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है, जिन जगह पे टेम्परेचर कम होता है, ठंड होती है, वहाँ पे क्या होगा, एयर भी ठंडी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो एक्सपैंड नहीं करेगी, लाइट हल्की नहीं होगी तो ऊपर नहीं उठेगी, तो वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि जो एयर है वो हैवी होगी, और हैवी एयर क्या करती है, सिंक करती है और हाई प्रेशर एरिया बनाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि कम एयर ऊपर जा रही है तो कंडेंस भी नहीं होगी, तो जो स्काई है वो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा क्लियर और सनी होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे स्काई जो है क्लाउडी होता है, वेदर वेट होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर के गर्म होने के कारण। और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे क्या होता है, स्काई जो है क्लियर होता है, सनी होता है, धूप अच्छी खिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर जो है वो हैवी होती है, और इसीलिए वो जो है वो गर्म नहीं होती और ऊपर जाके कंडेंस नहीं होती, तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन जो है वो कम होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है कि अगर हम मून की बात करें, वहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है, इसलिए एयर नहीं है तो कोई एयर प्रेशर नहीं है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जब वो मून पे जाते हैं तो वो स्पेशल स्पेस सूट्स पहन के जाते हैं जो कि एयर से जो है वो फिल्ड अप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, हमें पता है कि एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो मून पे क्या है, वहाँ पे तो एयर है नहीं, तो हमारी बॉडी तो काउंटर प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं एस्ट्रोनॉट्स की वो बस्ट कर सकती हैं और एस्ट्रोनॉट जो है वो ब्लीड कर सकते हैं। इसीलिए जो स्पेस सूट होता है वो स्पेशली डिज़ाइंड अप होता है कि जो अगर हमारी बॉडी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है तो काउंटर प्रेशर जो है वो स्पेस सूट जो है वो एक्सर्ट करेगा, तो एक बैलेंस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे विंड के बारे में, ठीक है। विंड क्या होता है, अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अगर हम थोड़ा फिर से डिटेल में देखें कि जब एयर जो है वो गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है, एक्सपैंड होती है, तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लो प्रेशर एरिया बना देती है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर उठती है, तो यहाँ पे जो जगह खाली होती है, साइड की जो कोल्डर एयर है, जो ठंडी हवा है, वो बिल्कुल फटाफट आके जो है इसकी जगह ले लेती है, ठीक है। तो इसीलिए एयर की अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करती है, इसको हम कहते हैं विंड, ठीक है। विंड जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, 3 अलग अलग टाइप की होती है। कौन कौन सी? परमानेंट विंड होती है, सीजनल विंड्स होती हैं और लोकल विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं? जो पूरा साल चलती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे वेस्टर्लीज होगी और ईस्टर्लीज होगी, ठीक है। ये परमानेंट विंड्स हैं और इसको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रेड विंड्स किन्हें कहते हैं, तो वो परमानेंट विंड्स को कहते हैं, ठीक है। स्पेशली जो क्या है, ये कॉन्स्टेंटली पूरा साल जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। दूसरी आगे हमारे पास सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? जो मॉनसून विंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं डिफरेंट सीजन्स में। अब हमें पता है कि जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो लैंड टू सी आती हैं, और जब रिट्रीट मॉनसून होता है, जब मॉनसून वापस जाता है, तो ये लैंड टू सी जाती है। पहले सी टू लैंड, उसके बाद लैंड टू सी। तो ये अपनी डायरेक्शन जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, चेंज करती हैं। और तीसरी आती हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कौन सी होती हैं? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। जैसे लैंड और सी ब्रीज होती हैं। लैंड और सी ब्रीज कौन सी होती हैं कि हमें पता है कि जो लैंड से सी की तरफ जा रही है वो लैंड ब्रीज होगी, और जो सी से लैंड की तरफ आ रही है वो सी ब्रीज, क्योंकि लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू सी। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो एयर है जो लैंड के ऊपर है वो जल्दी क्या होगी, गर्म होगी, ऊपर उठेगी, और जो सी की तरफ से ठंडी हवा आ रही है वो जल्दी से जल्दी इसकी जगह लेगी। तो क्या होगा, जो सी की तरफ से जो ब्रीज आएगी वो ठंडी होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, लैंड और सी ब्रीज होती हैं, ये पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक दिन के पर्टिकुलर पीरियड में होती हैं, या ईयर के पर्टिकुलर पीरियड में होती हैं, और किसी स्मॉल एरिया में होती हैं। ये हर जगह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जैसे लैंड और सी ब्रीज की बात कर रहे हैं, ये कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे पर्टिकुलरली होंगी, ठीक है। तो ये 3 तरह की विंड्स थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। आगे थोड़ी सी एक जो है साइक्लोन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे जो है साइक्लोन्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे एक जो है वो एक रियल स्टोरी बताई है, और जो उड़ीसा में 17 और 18 अक्टूबर 1999 को जो साइक्लोन आया था, 5 डिस्ट्रिक्ट्स को उसने हिट किया था उड़ीसा के। तो वही साइक्लोन सेम जब वो सेम मंथ की 29 अक्टूबर को रिपीट हुआ था, तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर क्या होता है? अब जब वाटर इवेपोरेट करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, पानी जो है इवेपोरेट होता है। तो क्या होता है, जो इवेपोरेट होने की वजह से जब पानी ह्यूमिडिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी मतलब जो भी वाटर वेपर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जब ये जो हवा है जो बिल्कुल वाटर वेपर से भरी हुई है, उसको हम बोलेंगे ह्यूमिड डे। तो जब हवा गर्म होगी तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होती जाएगी और उस तरह से वो बादल बनाती है, ठीक है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जब ह्यूमिड डे होता है, जो कपड़े हैं वो सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो पानी की कैपेसिटी है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से कपड़े जो हैं वो सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं।
पर जब हमारे पास गर्म हवा जो है राइजन अप करती हैं, जब ये जो वाटर वेपर्स हैं वो राइज करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वहाँ पे ठंडे होते हैं, वो वहाँ पे कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने की वजह से पानी के ड्रॉपलेट्स में बन जाते हैं, ये भारी हो जाते हैं। भारी होने की वजह से होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि कुछ भी जो लिक्विड फॉर्म में ऊपर से अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से हुआ, जब टेम्परेचर हाई हुआ, जो हमारी एयर है वो बिल्कुल गर्म होके जब ऊपर गई, कंडेंस हुई, और जब वो वाटर ड्रॉपलेट जो भारी हो गए तो वो नीचे गिरे, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन जो है जो हमारे पास, हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो रेन वाटर से ही आता है। जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है, जब बारिश होगी, जो पानी जो है ग्राउंड जो एब्जॉर्ब करेगा, उससे ही ग्राउंड वाटर बनेगा। ठीक है, अब प्लांट्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, पर अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा कि जो पानी बारिश होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रूट्स हैं वो जो है, क्योंकि प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर को भी होल्ड अप करके रखती हैं, सॉइल को भी होल्ड अप करके रखती हैं। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ज़मीन में, तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी जो है वो अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम बोल सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन बना हुआ है कि बारिश होगी, उसी की वजह से जो है ग्राउंड वाटर है वो फिल्ड अप होगा। ठीक है, तो और वो ग्राउंड वाटर फिल्ड अप होने में हेल्प कौन करेगा, जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स जो है वो हेल्प करेंगी। तो अगर हम बात करें इस मैकेनिज्म के ऊपर बात करें, तीन तरह की रेनफॉल्स होती हैं। कौन कौन सी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, और दूसरी है हमारे पास ऑरियोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरी है साइक्लोनिक रेनफॉल। अगर थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़े, कन्वेक्शनल रेनफॉल्स क्या होती है, कन्वेक्शन करंट्स, अगर हम पहले बात करें, कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल्स क्या होगी कि हमारे पास जो एयर है वो वार्म एयर ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडी होती है, कंडेंस होती है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है हैवी होते हैं, और प्रेसिपिटेशन होती है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कहाँ पे होती है, जो इक्वेटोरियल रीजन है जी, हमारे पास ये इक्वेटर है, जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरसेप्ट होती है। ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ये ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा लैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एज़ कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और समर्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि समर्स में जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन हम जिसको कहा कि जो सोलर एनर्जी अर्थ जिसको इंटरसेप्ट करती है, कैप्चर करती है, वो समर्स में ज़्यादा होती है। इसीलिए ये कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो इक्वेटोरियल रीजन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर्स में ज़्यादा होती है। दूसरी हमारे पास है ऑरियोग्राफिक रेनफॉल, जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, कि जब हमारे पास एयर वाटर वेपर्स जो एयर के हैं, जब एयर जो है वाटर वेपर्स को ऊपर लेके जाती है, तो ये जो है माउंटेन है वो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, एयर कंडेंस होकर जो है वो रेनफॉल करती है। और तीसरी हमारे पास आती है साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब वार्म एयर ऊपर जाती है तो साइड से क्या होता है, जो कोल्ड एयर है उसकी हवा उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया में मूव करती है। तो इस तरह से तीन तरह की रेनफॉल्स हैं, ये आज हमने इसके बारे में पढ़ा। रेनफॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के सर्वाइवल्स के लिए, एनिमल के सर्वाइवल्स के लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये जो रेनफॉल्स हैं वो फ्रेश वाटर लेके आती हैं हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो फ्रेशन अप होता है इससे। ठीक है, अगर रेनफॉल कम होगी तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कम होता जाएगा, जो हमारे सोबी रिसोर्सेज हैं वाटर के, वहाँ पे पानी का लेवल कम होगा, और ड्राउट जो है, सूखा जो है वो पड़ सकता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर रेनफॉल जो है कम होगी तो वाटर स्कार्सिटी होगी, और अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्लड्स आएंगे। तो बहुत बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में। आगे थोड़ी सी एक्सरसाइज है, अगर हम उसको देख लें कि थोड़ी सी वैल्यूएशन हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ जो है उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी, आगे क्वेश्चन है, विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हैं, तो वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है 21% और नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदर। वेदर किसे कहते हैं, जो भी डे टू डे चेंजेस और आर टू आर चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसको कहते हैं वेदर। नेक्स्ट इज नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। कौन कौन से 3 टाइप्स से रेनफॉल भी, साइक्लोनिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरा है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। वट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। जो भी सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं, जिनको हम बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज,
उन रेज से हमें कौन सी गैस जो है वो प्रोटेक्ट करती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। तो ओजोन विल बी राइट आंसर। ओजोन जो है वो हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फियर, जो सबसे पहली लेयर है हमारी, क्योंकि यहीं पे जो हमें जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो यहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। जो भी वेदरिंग कंडीशंस होती हैं, रेनफॉल हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, फॉग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी लेयर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। कौन सी लेयर है जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते या वेदरिंग कंडीशंस नहीं होती? ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर, सॉरी इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो गलत दी हुई हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। तो कौन सी लेयर होगी वो? स्ट्रेटोस्फियर, जो ट्रोपोस्फियर से ऊपर वाली लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदरिंग कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस इन्होंने अलग दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे क्या होगा? प्रेशर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड। जब प्रेसिपिटेशन होती है कि कुछ भी लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम रेन। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? ट्रेड विंड्स हमने पढ़ा था, जो परमानेंट विंड्स होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट इज लू। लू क्या होती है? इसको हम बोलते हैं सीजनल विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉनसून, सॉरी जो ट्रेड विंड्स हैं वो हमने कहा परमानेंट विंड्स, और जो लू है दैट इज कॉल्ड लोकल विंड्स। ठीक है, और मॉनसून जो होती हैं वो सीजनल विंड्स होती हैं। और विंड क्या होती है? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होती है, हॉरिजॉन्टल हम बोल सकते हैं इस तरह से, दैट इज कॉल्ड विंड। और वर्टिकली जो होती हैं, वर्टिकली होती हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एयर वार्म होकर ऊपर जाएगी, ठंडी एयर नीचे आएगी। तो ये सब क्या है? वर्टिकल कंडीशंस हैं। तो इस तरह से गाइस हमने ये चैप्टर पढ़ा एयर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।